गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है ऑन द चैनल काउंटिंग ऑन फिंगर्स। एंड हम एथिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये ब्रॉड टर्म्स है इसके, बट इसमें काफ़ी इन डेप्थ काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पेपर के हिसाब से। सो बेसिकली ये जो पेपर है ये शुरू से नहीं है, यूपीएससी सीएससी में इसको बाद में 2012-13 के अराउंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में। एंड राइट नाउ देयर इज़ अ वेरी नीड ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इन आवर सिस्टम बिकॉज करप्शन इज़ ऑन हाई। हमने देखा 2012 के अराउंड कोल स्कैम आया था, ये सब वगैरह आए थे। एंड हेंस द नीड अराइज्ड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एथिक्स पेपर जहाँ पर आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके एथिक्स, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट करो। जो एथिक्स वाला पेपर है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। एंड इसको पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। इसके कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल मतलब आपके जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो फेथ है, ये सब आप इसको साइड में रख के इस पेपर को पढ़िए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके वैल्यू सिस्टम है, मॉरल प्रिंसिपल्स है, वो कहीं ना कहीं आपको एक बायस्ड ओपिनियन की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए इस पेपर को पढ़ने से पहले हमेशा आपको वैल्यू न्यूट्रल एक रहना ज़रूरी है। सेकेंड है रीजनिंग। रीजनिंग करना आना चाहिए इस पेपर में। रीजनिंग करना आ गया तो आप आधी जंग ऐसे ही जीत गए। बिकॉज जो आपकी केस स्टडीज़ होती है वहाँ मार्क्स आपको इस पहलू पे नहीं दी जाते कि आपने एंड में सॉल्यूशन राइट दिया है, रॉन्ग दिया है। आपको मार्क्स इस बेसिस पे प्रदान किए जाते हैं कि आपने जो आंसर सॉल्यूशन दिया है उसके पीछे की आपकी रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है, क्या वो लॉजिकल है या नहीं है। और जो थर्ड है आपका बैलेंस अप्रोच। अभी बैलेंस अप्रोच क्या है, जैसे अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है मध्यम पाथ, जो हमें बुद्धिज़्म की एक फ़िलॉसफी बताती है। मतलब बुद्धिज़्म की पूरी फ़िलॉसफी उस पर है कि हमें हमेशा मध्य पाथ लेना चाहिए। मतलब कि अगर ये 2 एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, तो हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। इट्स अबाउट मध्यम पाथ। सो बेसिकली ये 3 बेसिक प्रिंसिपल, अगर आपने ये 3 समझ लिए अच्छे से तो आपका पूरा एथिक्स पेपर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। बेसिकली यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है इस पर्टिकुलर पेपर में, कि क्या आप सोशल रियलिटी को जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आप उसके प्रति क्या बोलते हैं, सिर्फ एम्पैथेटिक है या आप में कंपैशन भी है। सो सोशल रियलिटी को क्या आप समझते हैं ऑन अ ब्रॉडर बेसिस, वो चीज़ है इसमें। दूसरा है कि आप समझते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। एंड ये समझना क्यों ज़रूरी है, हर ह्यूमन बीइंग का ओन वैल्यू सिस्टम होता है जिसको हम लोग मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। एथिक्स और मोरालिटी में यही एक डिफरेंस है कि एथिक्स जो होता है एक सोसाइटल बेसिस पे होता है, वेरस जो मोरालिटी होती है वो एक अपने पर्सनल बेसिस पे होती है। तो क्या आप दूसरों के वैल्यू सिस्टम को समझते हैं, क्या आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि 2 पर्सन के वैल्यू सिस्टम बहुत डिफरेंट होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू सिस्टम हम कभी ना कभी कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लेते हैं दूसरे पर्सन के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहा होता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि एज अ ब्यूरोक्रेट जब आप बनेंगे क्या आप सामने वाले की वैल्यू सिस्टम को समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक आप उसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझेंगे आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। एंड जब तक आप उसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझेंगे आप उसकी प्रॉब्लम को हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको सोशल रियलिटी पता है कि नहीं, आपको दूसरों की वैल्यू सिस्टम, आप कदर करते हो कि नहीं दूसरों की वैल्यू सिस्टम की, आपको अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम दूसरों पे कंपोज करना बहुत पसंद है। और तीसरा ये कि क्या आप जानते हो कि गुड और बैड में डिफरेंस क्या है, गुड और बैड में डिफरेंस क्या है। आज के टाइम में करप्ट होना बहुत आसान है, बट करप्ट का साथ ना देके ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल। इसलिए एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है और वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो हर एक एस्पिरेंट की चेक
ये कर लेता है एबिलिटी कि वो गुड एंड बैड में डिफ्रेंशिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहले हमें समझना, हमने देखा कि एथिक्स वगैरह के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उसको पढ़ने के, आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि यूपीएससी चाहता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे, आप इस पेपर को समझ ही नहीं पाएंगे। सोशल रियलिटी मतलब क्या आपको पता है कि वो चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड ये सब चीज़ें। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है कि सिलेबस के मतलब क्या है, सिलेबस में क्या पार्ट्स है इसके। तो बेसिकली एथिक्स में ओवरऑल ये एक 250 मार्क का एक फुल फ्लेज्ड पेपर है अपने आप में ही, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है 250 मार्क्स। मतलब कि आपने एथिक्स कर लिया तो समझ लो आपका एक पूरा पेपर हो जाएगा। अनलाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जहाँ एक पेपर का वो कुछ 10 या 12 क्वेश्चन ही बनाते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर ही है अपने आप में। एथिक्स के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा थ्योरी, जिसका अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो है 120 मार्क्स, और दूसरा है आपका केस स्टडीज़। इस पेपर की एक और ख़ास बात है कि ये बहुत लेंदी पेपर है कंपेयर टू अदर, बिकॉज केस स्टडीज़ बहुत बड़ी होती है, आपका पढ़ने में टाइम चला जाता है। एंड ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पर 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडीज़ जो होती है हमारी 20-20 मार्क्स की भी होती है, 15-15 मार्क्स की भी होती है, बेसिकली डिपेंडिंग। तो बाकी सारे पेपर में एक पैटर्न चलता है कि 10-15 मार्क, 10 का मार्क का क्वेश्चन एंड 15 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन एक अलग टाइप का इसमें पैटर्न चलता है क्वेश्चंस का। तो अब जो थ्योरी में है, अगर आप थ्योरी समझ गए, आप उसको अगर केस स्टडी में अप्लाई कर दिया थ्योरी समझ के, तो आप ये पेपर आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहीं पर प्रॉब्लम कर दी थ्योरी में, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेपर को आपको प्रैक्टिकल लेना है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जो हम पढ़ाने वाले, उसको प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखें कि आपको जैसे रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, जो कि आपको बताएंगे हम कि इसको आप रियल लाइफ में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड बहुत मज़ा आने वाला है इस पेपर में। अब इसके कुछ हम बेसिक्स समझते हैं। तो एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड एथिक्स, बेसिकली क्वेश्चन है वाई। रियल लाइफ में भी क्यों चाहिए। पहला होता है लोग क्राइम करते हैं, क्राइम को रोकने के लिए एक एथिक्स की परिभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए राइट या रॉन्ग क्या है। लोग क्राइम क्यों करते हैं, मतलब लोग कॉम्प्रोमाइज़, क्राइम मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करना, बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम योर वैल्यू सिस्टम। क्राइम का ये एक हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्यों करते हैं, 3 सिचुएशंस में। पहला, जब हमारे पास टू मच टू गेन है, टू मच टू गेन मतलब कि पाने के लिए बहुत कुछ है, लालच, ग्रीड, जिसको हम लोग नाम दे देंगे ग्रीड। दूसरा, टू मच टू लूज, फियर। और तीसरा, जब कोई देख नहीं रहा हो, मतलब वॉच डॉग्स अस्लीप। अब इसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। आप करप्शन कब करते हैं, जब टू मच टू गेन होता है, ग्रीड। आप गलती कब करते हैं, जब मतलब समझ लीजिए कि आपने कोई करप्शन किया है, ठीक है, आपको उसको डर है कि आप पकड़े ना जाएं, तो आप उसमें एक मर्डर कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, फियर, टू मच टू लूज। तीसरा, वॉच डॉग अस्लीप, हम चीटिंग कब करते हैं एग्जाम में, ऑब्वियसली बात है जब हमारे इन्विजिलेटर देख नहीं रहे होते इधर उधर, वॉच डॉग अस्लीप। या फिर हम ट्रैफिक सिग्नल कब तोड़ते हैं, मोस्टली जब वहाँ ट्रैफिक ऑफिसर्स नहीं होते। तो इसको समझिए कि हम क्राइम क्यों करते हैं। क्राइम को मतलब मर्डर, रेप या ये सब नहीं होता है। क्राइम मतलब वो हर चीज़ जो हम अपने वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो हर चीज़ को हम लोग क्राइम की परिभाषा में ही गिनेंगे।
अगर हमने किसी से झूठ भी कहा तो एक तरह का क्राइम है एथिकली, इन एथिकल मतलब हम क्राइम को लीगली नहीं डिफाइन करें, हम एथिकल लैंग्वेज में क्राइम को डिफाइन करें। मतलब एथिकल लैंग्वेज में क्राइम इज़ व्हाट, जो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने वैल्यू सिस्टम से। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम क्राइम क्यों करते हैं। ये 3 सिचुएशंस है, ये आप समझ गए तो आप एथिक्स के जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो समझने में बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं एक और बेसिक चीज़ पे। तो वो बेसिक चीज़ ये है कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ सवाल को माइंड में लाना ज़रूरी है, ठीक है। एथिक्स होते क्या है, व्हाट आर एथिक्स? क्या ये सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव? क्या ये सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव? मतलब कि क्या सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं या फिर एक जो पत्थर की लकीर बोलते हैं वो होते हैं? दूसरा है कि मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं? एंड ये जो मोरल वैल्यूज़ है ये एथिक्स से कैसे डिफरेंट है, आर डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स। ठीक है। फिर तीसरा है कि हमें एथिकल सिस्टम चाहिए क्यों, जैसा भी हमने बात की कि हमें एथिकल सिस्टम चाहिए क्यों, एथिकल सिस्टम की नीड क्या है। ठीक है। अब हम इन 3 क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो एथिक्स क्या है, मतलब एथिक्स सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। अगर हम देखें कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, तो बेसिकली एथिक्स सब्जेक्टिव होते हैं, लाइक आवर क्रिमिनल कोड सिस्टम दैट इज CRPC, IPC। आपने देखा होगा कि मर्डर की जो परिभाषा है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आपने जानबूझ के किसी का मर्डर किया है तो वो अलग सेक्शन के अंदर होता है, लेकिन अगर जब आप एक्सीडेंट के थ्रू किसी का मर्डर करते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जाता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये तो है कि जो हमारा एथिक्स होता है सब्जेक्टिव होता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन प्लेस। पहली बात तो प्लेस, ठीक है। दूसरा टाइम, तीसरा पर्सन, चौथा सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लड़के हैं, एक है जय, एक है मोहन, ठीक है। अब जय ने किसी का मर्डर किया प्लान्ड वे में, क्योंकि उसको किसी की प्रॉपर्टी हथियानी थी। मोहन ने मर्डर किया एक रॉबर का इन सेल्फ डिफेंस, क्योंकि वो रॉबरी करने आ रहा था एंड उसके कोई ऑप्शन नहीं था, सेल्फ डिफेंस उसने मार दिया उसको। इस सेंस में कौन सा एक्ट एथिकल है और कौन सा नहीं, ये इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। प्लेस, मोहन के केस में बैंक, जय के केस में एक प्लान्ड होम मतलब एक घर। टाइम कैसा था, यस टाइम एंड सिचुएशन कैसी थी, सेल्फ डिफेंस थी सिचुएशन, जहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन करने का कोई और चारा नहीं था। जय ने एक प्लान वे में किया, टाइम था उसके बाद सोचने का, वो पूरे होशो आवाज़ में था। एंड पर्सन कौन था सामने जिसके अगेंस्ट ये हुआ है, तो यहाँ पर एक रॉबर है और यहाँ पर उसका एक कोई दोस्त है, या समझ लो भाई है, ब्रदर है। तो बेसिकली कौन सा एक्ट एथिकल होगा इनके अकॉर्डिंग, ये 4 चीज़ों को लगाओ तो हमारा मोहन वाला जो एक्ट है वो एथिकल होगा, जय वाला एक्ट अनएथिकल होगा। तो व्हाट आर एथिक्स, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ये एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कि अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दूसरी चीज़ कि मोरल वैल्यूज़ डिफरेंट कैसे एथिक्स पे, एंड हमें एथिकल सिस्टम क्यों चाहिए, ये 2 क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर हम आते हैं मोरल वैल्यूज़ पे, या फिर समझ लो मोरल प्रिंसिपल्स पे, मोरालिटी पे आते हैं हम। एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं, मोरालिटी एंड एथिक्स पे क्या डिफरेंस है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी मैं। जब हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो मोरालिटी जो होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, एथिक्स जो होता है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है। इसको मैं समझाती हूँ अभी। मोरल जो होता है हमारे पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, हमारे पर्सनल मान्यताएं होती है। एथिक्स जो होता है एक सोसाइटल लेवल पे होता है। जैसे आपने सुना होगा कि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ क्या बोलते टाटा एंड सन्स कंपनी, वही कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट रहेगा रिलायंस के लिए। वही कोड ऑफ कंडक्ट, वही एथिक्स जो है वो एक टैक्स सिस्टम के लिए अलग होगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए अलग होगा, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन के लिए अलग होगा। लेकिन आप एक कॉलेज वाले बच्चे हो, या फिर आप एक बैंकिंग सिस्टम में जा रहे हो, या किसी के एम्प्लॉय हो, आपके जो मोरालिटी है वो सेम रहेगी हर जगह। मतलब वो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं। एथिक्स जो होता है बेसिकली वो फॉर्म कैसे होता है, एथिक्स जो है हमारा वो बेसिकली आपके कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, फॉर्म होता है। लाइक प्रोफेशन क्या है आपका, ठीक है। दूसरा है कि आपका फील्ड क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। अब हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, मॉरल्स की बात करते हैं, तो यह आपके रिलीजन, आपका कल्चर क्या है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि हम इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म को बहुत मानते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उस पर डिपेंडेंट है, हमारा कल्चर उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। वेरेज जो यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका जो है कॉन्सेप्ट वो मटेरियलिज्म पर डिपेंड करता है। उनकी मोरालिटी, उनका एक मोरल प्रिंसिपल मटेरियलिज्म है, हमारा स्पिरिचुअलिज्म है। तो सोसाइटी सोसाइटी से फ़र्क कर गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मोरल्स और प्रिंसिपल जो है, एथिक्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं बहुत, ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं, कोई हमें इन्फ्लुएंस करना आ गया तुरंत हमारे चेंज भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि अगर आज हम बिलीव करते हैं कि हमें नॉनवेज खाना गलत है हमारे लिए, एंड कोई आके हमें इन्फ्लुएंस कर दे कि नहीं नॉनवेज खाना गलत नहीं है, तो हम नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। वो हमारे लिए मोरली जो रॉन्ग था पहले, वो हमारे लिए मोरली राइट हो जाएगा। एथिक्स में यूनिफॉर्म क्यों, मतलब समझ लो आप रिलायंस में काम करते हैं, वहाँ का एथिकल प्रिंसिपल है कि ब्राइब लेना मना है। कोई वो कितना भी आके इन्फ्लुएंस कर दे, आपकी कंपनी का एथिक्स नहीं चेंज होने वाला कि ब्राइब लेना मना है, ब्राइब लेना गलत है। इसलिए हम एथिक्स को यूनिफॉर्म कहते हैं। वेरस मोरालिटी जो है वो कैसे भी करके इन्फ्लुएंस हो सकती है, टाइम बिंग पे, शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है एंड डिफरेंटली। इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक डॉक्टर या एक लॉयर को लेके चलता है। समझ लो एक रेप का केस आता है, ठीक है, एक रेपिस्ट आता है केस। अब डॉक्टर को उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है, बहुत बुरी हालत में होता है। तो अब डॉक्टर का जो, समझ लो डॉक्टर को उसको ट्रीट करना है। डॉक्टर पर से एक प्रोफेशन है जिसका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर के पर्सनल ओपिनियन, मतलब उसकी पर्सनल मोरालिटी ये कहती है कि उसको ट्रीट ना करें। वेरेज उसका एथिक्स क्या कहता है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ओथ लेते हैं वो क्या कहते हैं उसमें, कि चाहे रेपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, हमारी ड्यूटी सिर्फ एक ही है, वो है इंसान को बचाना। वो ना ही बॉर्डर से लिमिट होते हैं, ना ही किसी के कैरेक्टर से लिमिट होते हैं, ना ही कुछ से। तो इसलिए उस केस में रेपिस्ट को ट्रीट करना उनका एथिक्स है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने एथिक्स को ब्रीच कर रहे हैं, वैसे अपनी मोरालिटी को अपहोल्ड कर रहे हैं, मतलब मोरालिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी आगे की कहानी जो है वो इन चीज़ों में बहुत निर्भर करती है। हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी रिलीज़ करेंगे। एंड आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हमारी यही कोशिश है कि हम बहुत जो सिंपलिस्टिक ये
कॉन्सेप्ट है इसके हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू।